बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इद्दत का केस, उसका आज फैसला आने वाला है। आज जो है वो 13 तारीख है और इद्दत के केस का फैसला जो है वो 13 तारीख को आना था। आज 3 बजे के आसपास गालिबन इसका फैसला आएगा और ये केस पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन केस है। यानी पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के ऊपर या साबिक हुक्मरान के ऊपर कभी भी इतना गंदा और घटिया केस नहीं बनाया गया जितना गंदा और घटिया केस इमरान खान साहब पर बनाया गया है। इस पे पाकिस्तान के अंदर अवाम में भी बहुत गम गुस्सा है, उलमा इकराम भी बहुत नाराज़ हैं, ख़वातीन जो है वो इसको बहुत मायूब और बहुत बुरा समझ रही हैं। लेकिन ये सारा का सारा गंद का टोकरा जो है मौजूदा हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सर पे उठाया हुआ है और ये केस इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है। इस वक्त जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है वो इद्दत वाले केस में है। इद्दत वाले केस में इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखा गया है। यानी दुनिया में ये कहा जाता है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है वो इसलिए कि उसने अपनी बीवी से शादी की है, इसलिए वो जेल में। इद्दत वाले केस में अगर फैसला आज इमरान खान साहब के हक में आ जाएगा तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाएगी। जो लाहौर में 3 जमानतें खारिज की गई हैं उस मामले को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में वो मामला चैलेंज होगा और फिर बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो मामला किस सिमत में जाता है। क्योंकि देखें, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये जाएगा तो प्रैक्टिकली तो इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखना, और वो भी 9 मई के मुकदमात में जिस दिन वो पहले से ही गिरफ्तार थे। अच्छा, ये अभी पता चल जाएगा। आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो इसके बाद आज ही के दिन में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है इद्दत वाले केस में। 2 इस्तीफ़ों के बारे में लोग कहते हैं कि शहरी इक़्तिदार में इस्लामाबाद में बाज़गश्त है। एक तो कादी फ़ायद ईसा साहब शायद रिज़ाइन कर दें, ये कहा जा रहा है लोगों की जानिब से, क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार हैं। दूसरा, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको उसूलन अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मजीद बोझ अपने ऊपर नहीं उठाना चाहिए। उनके हवाले से कुछ और भी स्कैंडल्स आ रहे हैं, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी कारकुन है और बल्कि अब तो वो लीडर बन गई है, तो सनम जावेद के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। उनके केस का फैसला दिया है 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट में, और बड़ा तफसीली फ़ैसला उनका जारी हो गया है। वो फ़ैसला जो है वो तस्दीक शुदा मिल जाएगा उनकी फैमिली को और वो उसको लेकर जाएंगे। और आज शाम तक हो सकता है कि सनम जावेद साहिबा की रिहाई हो जाए, आज शाम तक, अगर किसी नए केस के अंदर कोई और गेम ना डाली गई तो। अब क्योंकि सनम जावेद को मखसूस नशिस्त के ऊपर मेंबर असेंबली बनाया जाएगा, और ये तो ज़रूर बनाएगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी कह रही है कि उनको बनाना है, तो उनको अगर मेंबर असेंबली बनाया जाएगा मखसूस नशिस्त के ऊपर, तो हुकूमत मज़ीद बदनामी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी कि वो जेल से आएँ और जेल से आने के बाद वहाँ पे ऐवान में खड़ी होकर अपना हलफ उठाएं और तकरीर करें, तो उसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो जाएगी। सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है और ये कहा गया उस फैसले में कि एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार करना बदनीयती करार दिया गया। जेल में सनम जावेद के होने के बावजूद लाहौर और गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर ने दरबंदी के अहकाम जारी किए, जिसको अदालत ने गलत करार दिया और उन्होंने कहा जी कार्रवाई हम नहीं कर रहे, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, वरना डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई बनती है। सरकारी वकील के मुताबिक अब सनम जावेद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है। सरकारी वकील ने यह बात अदालत को बताई है और अदालत को इस बात से भी आगाह किया कि अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और साथ ही अदालत ने मातहत अदलिया को यह कहा कि रिमांड देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आइन और कानून को मद्देनज़र रखा करें। और ये फैसला जो किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, उसे तमाम जुडिशल अफसरान और तमाम डीसीज और आईजी को फैसले की कापी जो है वो रवाना की जा रही है और उसके बाद मुसद्दका कॉपी उनकी फैमिली को आज मिल जाएगी। वो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सनम जावेद को रिहा किया जाए। इस तरह आलिया हमजा की रिहाई भी हो जाएगी। यास्मीन राशिद साहिबा, अब उनका मामला है और कुछ लोग जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी में है, उनका मामला है, वो केस वहाँ पे अभी अदालत में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। जो हुकूमत है उसके रद्द-ए-अमल क्या है। हुकूमत ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कुछ रोना धोना किया है, क्योंकि देखिए कुछ ख़वातीन को मखसूस नशिस्तें दी गई थी हुकूमती जमातों की जानिब से। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान साहब ने, MQM ने कुछ ख़वातीन को खुश होकर सीटें दे दी थी और वो तो लूट का माल था, वापस चला ही जाना था, तो वो वापस गया है तो उसका बहुत दुख है। कुछ ख़वातीन जो हैं उनको MPs MNAs बनने का मौका मिला था, लेकिन वो मौका उनसे छिन गया है।
जितनी मुराद उनको MP MNA के तौर पे मिल सकती थी वो सारी वापस हो जाएंगी। और ये सारा क्रेडिट अगर जाता है तो अली अमीन गंडापुर को जाता है। अगर ये बहरान कहीं पे खड़ा हुआ था या किसी जगह पे इस लड़ाई का आगाज़ हुआ था तो वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इस पे वीलॉग भी किए थे कि अली अमीन गंडापुर ने पूरी एक हिकमत अमली बनाई थी कि वो किसी सूरत भी मखसूस नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की उम्मीदवार ख़वातीन के अलावा दीगर ख़वातीन को लूट मार करके हलफ नहीं उठाने देंगे। और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हलफ नहीं उठाने दिया था। इलेक्शन कमीशन ने बड़े तरीके किए, अदालतों में गए, सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं हलफ नहीं उठाने दूंगा और ये सीटें हमारी हैं, हम इसके ऊपर नहीं हलफ उठाने देंगे। पहले उन्होंने ये मामला चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन का जो था, इसको पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ उन्हें कामयाबी नहीं मिली और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उन्हें कामयाबी मिलने की उम्मीद तो नहीं थी। मेरी इस बीच में अली अमीन गंडापुर से एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये मज़ामती कदम उठाया हुआ था उस वक्त। तो तब मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने उनसे पूछा था अली अमीन गंडापुर साहब से कि आपको कितना यकीन है कि ये सीटें आपको वापस मिल जाएंगी। इस वक्त काजी फ़ायद ईसा साहब की अदालत से आपको इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह याद है अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि ये जो सीटें हैं ना, ये इमरान खान की अमानत है, मखसूस नशस्तें, और मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं ये सीटें छीन कर वापस लूँगा। ये अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त कहा था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद ये मुश्किल हो जाएगा और ये वाकई बहुत मुश्किल था। अब बेशक आप क्रेडिट अली अमीन गंडापुर साहब को दें, आप क्रेडिट दें उन वकला को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, उनकी सोशल मीडिया की टीम को, जिन्होंने पूरे मुल्क में एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ था और वो एक एक गलत चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, एक एक ज़्यादती को रिपोर्ट कर रहे थे। और पब्लिक को भी आप दें, पब्लिक के सेंटिमेंट किस तरफ थे। जजेस अपने आप को लोगों से तोड़ नहीं सकते, जजेस को लोगों को इंसाफ देना होता है। वो ये देखते हैं कि हमने लोगों को इंसाफ देना, और ये मामला इलेक्शन का था। लोगों ने जिसको वोट डाला उसी को सीटें मिलनी चाहिए थी, इंसाफ तो यही था। तो जिसको लोगों ने वोट डाला, लोगों ने उसी का साथ दिया और सीटें उन्हीं को मिली। अब इन जजेस की कितनी इज्जत बढ़ी है इंसाफ के मुताबिक फैसला करने के बाद, उसका अंदाज़ा आपको गुज़िश्ता 24 घंटे में हो गया होगा। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, काजी फ़ायद ईसा साहब ने जब ये बेंच बनाया था फुल कोर्ट, तो उस वक्त वो बहुत कॉन्फिडेंस में थे। अगर आप याद करें इसकी शुरू वाली समाअतें, तो आपको अच्छी तरह याद आ जाएगा कि काजी फ़ायद ईसा साहब बड़े कॉन्फिडेंस में थे। वो किसी वकील को बोलने ही नहीं दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन को पूरा मार्जिन मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड एक फ़ैसला है। मैं खुद ये कहता रहा हूँ बाद में कई मरतबा, जब ये केस नया नया लगा, कि काजी फ़ायद ईसा साहब ये सीटें दे देंगे PDM की जमातों को दोबारा, और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अक्सरियत उनके साथ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि 4 या 5 जजेस मैक्सिमम खड़े हो पाएंगे, उनमें से भी शायद कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए। और काजी फ़ायद ईसा साहब जो है वो 8 या 7 जजेस या 9 जजेस के साथ बड़े आराम से ये सीटें PDM की जमातों को दे देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता गया, तो हमने देखा कि काजी फ़ायद ईसा साहब की जो जल्दी थी वो तब्दील होना शुरू हो गई हिकमत अमली में। यानी पहले कोई हिकमत अमली नहीं थी, बस जल्दी से फैसला करना था। लेकिन फिर हमने देखा कि वो अपनी अक्सरियत को अकलियत में चेंज होता हुआ देख रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।